हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों आज का ये सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम में अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है तो प्रतिदिन शाम को 9 बजे दोस्तों हमारे साथ जुड़कर जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी कर सकेंगे। तो इसलिए सभी दोस्त शाम को 9 बजे ज़रूर जुड़ेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है उसको ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सभी दोस्त बताएंगे। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान इसके मुख्यमंत्री हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। शिवराज सिंह चौहान इसके क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल इसके क्या हैं? राज्यपाल। मंगू भाई छगन भाई पटेल दोस्तों इसके क्या हैं? राज्यपाल हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश की अगर बात आती है तो सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। किस नदी के ऊपर है? तो नर्मदा नदी के ऊपर है नर्मदा सागर परियोजना। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नर्मदा सागर परियोजना। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों लता मंगेशकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों लता मंगेशकर अवार्ड देने की घोषणा की गई है उनके जो है निधन होने पर। और दोस्तों इसका जो पहला सम्मान है किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसे भी आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह सेकंड को सिंहासन के से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो दोस्तों बहादुर शाह सेकंड को सिंहासन से अपदस्थ करके रंगून में कब निर्वासित किया गया था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1857 में। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों इसी तरीके से शानदार तरीके से हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी दोस्त लाइक शेयर और साथ ही साथ में अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सभी दोस्त बताएंगे। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? एक बार सभी दोस्त छाप देंगे। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से या फिर दोस्तों बिहार से? तो जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों पोवाड़ा नृत्य शैली की अगर बात की जाएगी तो पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किससे है? तो दोस्तों पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध महाराष्ट्र से है। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? एक बार सभी दोस्त
कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1927, 1965, 1935 या फिर दोस्तों 1949। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के इस प्रश्न का सवाल आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों वर्ष 1949 में। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात आती है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसके राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1 जनवरी सन 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला, इसकी स्थापना किस एक्ट पर हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों नोटों को छापता है दोस्तों, 5, 10, 20 और जो भी नोट्स होते हैं वो कौन छापता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। दोस्तों अगला, अगर आपसे पूछा जाता है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई का अगर कार्य आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, आरबीआई का कार्य क्या होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इसे दोस्तों सरकार का बैंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार का बैंकर किसे कहते हैं, सभी दोस्त बताएंगे। सरकार का बैंकर किसे कहते हैं? आरबीआई को। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे बैंकों का बैंक। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे बैंकों का बैंक भी आरबीआई को कहा जाता है। अगला दोस्तों, आरबीआई का काम है नोटों का निर्गमन करना। नोटों का निर्गमन करना किसका कार्य है, तो दोस्तों नोटों का निर्गमन करना आरबीआई का कार्य है। साथ ही साथ में दोस्तों साख का नियंत्रण, साख का नियंत्रण किसका काम है, तो दोस्तों साख पर नियंत्रण दोस्तों आरबीआई का काम है। विदेशी विनिमय नियंत्रण भी किसका काम है, विदेशी विनिमय नियंत्रण। तो दोस्तों विदेशी विनिमय नियंत्रण ये काम किसका है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विदेशी विनिमय नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक शेयर साथ ही साथ में दोस्तों अपने उन सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसमें से कौन सी बीमारी है दोस्तों जो कवक के कारण पैदा होती है, बताएंगे। पोलियो, चेचक, अतिसार या फिर दोस्तों दाद। सही आंसर क्या होगा, सभी दोस्त छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दोस्तों कवक के द्वारा पैदा होती है, सभी दोस्त बताएंगे। कौन सी बीमारी दोस्तों कवक के द्वारा पैदा होती है, तो दोस्तों कवक के द्वारा कौन सी बीमारी पैदा होती है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों दाद। दाद किसके द्वारा पैदा होता है दोस्तों, कवक के द्वारा पैदा होने वाला रोग है। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कवक के द्वारा कौन कौन से रोग बीमारियां होती हैं, तो सभी दोस्त इसे ध्यान रखेंगे कवक के कारण कौन कौन से बीमारियां होती हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक बीमारी है दोस्तों जिसका नाम आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्रिप्टोकाकोसिस। क्रिप्टोकाकोसिस किसके द्वारा बीमारी फैलती है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे क्रिप्टोकाकोसिस कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगर दोस्तों कवक के द्वारा पूछा जाता है तो दाद दोस्तों कवक के द्वारा फैलती है। एथलीट फुट, एथलीट फुट दोस्तों किसके द्वारा बीमारी फैलती है, एथलीट फुट। तो दोस्तों ये बीमारी जो है कवक जनित बीमारी है। अगला दोस्तों छाले होना, तो छाले होना भी दोस्तों कवक की बीमारी है और ये छाले कहाँ पर होते हैं दोस्तों, गला और मुंह में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों परागज स्वर, तो दोस्तों ये भी बीमारी किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ये कवक के द्वारा पैदा होने वाली कुछ प्रमुख बीमारी है जिसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग आज के सेशन को लाइक शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है, यहाँ पर दोस्तों पोलियो की बात की गई है, तो सभी दोस्त बताएंगे पोलियो।
पोलियो से आप लोग क्या समझते हैं, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। पोलियो, तो दोस्तों पोलियो की अगर बात की जाएगी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों दाद। पोलियो की बात की जाएगी तो पोलियो की आविष्कार किसने किया था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पोलियो का आविष्कार किसने किया था, पोलियो के टीके का आविष्कार। तो दोस्तों पोलियो के टीके का आविष्कार जॉन्स ई साल्क ने किया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जॉन्स ई साल्क ने किसके टीका की खोज की थी, तो जॉन्स ई साल्क ने दोस्तों पोलियो के टीका की खोज की थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, फटाफट से आप सभी लोग देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित है, सभी दोस्त जो है इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसमें से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आर्टिकल 149। आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 इससे संबंधित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 149 इससे संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे, वह पदार्थ जिसमें अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। एंटीजन, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है दोस्तों प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है दोस्तों प्रोटीन। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो वह पदार्थ जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न क्या, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, सभी दोस्त छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इसका सही आंसर जो है सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, बताएंगे। कुलाकांगड़ी, जोमोलहारी, गंखर पुनसुम या फिर गिपमोची, सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो दोस्तों भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात की जाएगी तो गनखर पुनसुम है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भूटान की अगर बात की जाएगी तो भूटान की राजधानी क्या है बताएंगे सभी दोस्त। तो भूटान की राजधानी क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। तो भूटान की राजधानी है दोस्तों थिम्पू। क्या है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों, तो भूटान की मुद्रा है नगुल्टम। नगुल्टम इसकी मुद्रा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी प्रजाति कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ब्रिसिलकोन पाइन, लोन साइप्रस या फिर दोस्तों रेडवुड ट्री या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों ट्री ऑफ लाइम। तो पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है, सभी दोस्त बताएंगे। तो पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ब्रिसलकोन पाइन, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन विशेष कोर्ट टू विन नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो दोस्तों कोर्ट टू विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। कोर्ट टू विन, चेतन आनंद, निरुपमा यादव, आशीष राय या फिर दोस्तों विशेष भृगुवंशी। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है विशेष कोर्ट टू विन, तो विशेष कोर्ट टू विन यह दोस्तों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है निरुपमा यादव, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों क्या है, पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, सभी दोस्त बताएंगे। पिछौला झील दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है,
जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पिछौला झील दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका एकदम इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, सिक्किम, मणिपुर या फिर राजस्थान। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो पिछौला झील की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो पिछौला झील कहाँ पर स्थित है? तो पिछौला झील दोस्तों राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में दोस्तों और कौन कौन सी झीलें स्थित है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जयसमंद, अगर आपसे पूछा जाए और कौन सी है तो जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? तो जयसमंद झील राजस्थान में है। और दोस्तों राजस्थान में कौन सी झील है? जयसमंद झील दोस्तों राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछा जाता है डीडवाना, डीडवाना, तो डीडवाना झील कहाँ पर है? तो ये भी दोस्तों राजस्थान में है। और पिछौला झील भी कहाँ पर है? तो पिछौला झील भी राजस्थान में है। सभी दोस्त ध्यान रखें। तो इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सी? जयसमंद झील, डीडवाना झील और दोस्तों पिछौला झील। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, इसी में अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में कौन सी झील है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। और दोस्तों आपसे पूछा जाता है मणिपुर में कौन सी झील है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मणिपुर में कौन सी झील है सभी दोस्त ध्यान रखेंगे? लोकटक झील। अगर आपसे पूछा जाता है मणिपुर में कौन सी झील है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में दोस्तों स्थित है लोकटक झील। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने आपको राजस्थान की झीलों के बारे में बताया। राजस्थान की प्रमुख झीलों के नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजसमंद, ध्यान से देखेंगे, राजसमंद, पिछौला, राजसमंद, पिछौला, सांभर, सांभर। और मैंने आपको बताया था कौन सी है? डीडवाना, डीडवाना। और दोस्तों कौन सी बताई थी? जयसमंद, जयसमंद। तो दोस्तों ये राजस्थान की झीलें हैं जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। राजसमंद, जयसमंद, पिछौला, सांभर, डीडवाना। तो दोस्तों ये झीलें कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में हैं। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे एक बार, अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, सभी दोस्त बताएंगे। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। डल झील कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ पर है? तो दोस्तों वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है वेरीनाग झील, वेरीनाग झील कहाँ पर है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वेरीनाग झील भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है अनंतनाग झील कहाँ पर है, बताएंगे। अनंतनाग झील दोस्तों कहाँ पर है? तो अनंतनाग झील भी दोस्तों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अनंतनाग झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील और अनंतनाग झील। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील और अनंतनाग झील, ये दोस्तों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं, तो उत्तराखंड की झीलों के बारे में हमने आपको एक ट्रिक बताई थी लास्ट में, जिसके आ जाए दोस्तों ताल। तो ताल से ताल दोस्तों आ जाए ताल, तो वो कहाँ की होंगी? उत्तराखंड की। जैसे कि दोस्तों कौन कौन सी झीलें उत्तराखंड की हैं तो सभी दोस्त देंगे। सात ताल झील कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों सात ताल झील हो गया। नैनीताल झील, नैनीताल झील कहाँ पर है सभी दोस्त बताएंगे? नैनीताल झील। तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे नैनीताल झील। नैनीताल झील दोस्तों कहाँ पर है? तो नैनीताल झील दोस्तों उत्तराखंड में है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है मल्ली ताल, खुरपतिया ताल, दोस्तों मल्ली ताल हो गया और खुरपतिया ताल, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला दोस्तों देवताल, तो देवताल झील कहाँ पर है सभी दोस्त बताएंगे? देवताल झील कहाँ पर है? तो देवताल झील भी दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में। ये जिनके लास्ट में दोस्तों ताल आता है वो सभी झीलें कहाँ पर हैं? वो सभी दोस्तों उत्तराखंड में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पुलिकट झील अगर आपसे पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया, पुलिकट झील कहाँ पर है दोस्तों? तो पुलिकट झील दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दोस्तों पड़ती है पुलिकट झील। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरीके से शानदार तरीके से पूरा सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। नवरात्र पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों।
नवरात्र पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से या फिर दोस्तों श्रीलंका से। तो दोस्तों नवरात्र पर्व का संबंध किससे है? एक बार सभी दोस्त, जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हैं, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे नवरात्र पर्व किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों नवरात्र पर्व की अगर बात की जाएगी तो नवरात्र पर्व दोस्तों बांग्लादेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। दोस्तों ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? अगर आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों बांग्लादेश के संस्थापक हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जिन्हें दोस्तों किस नाम से जाना गया था? बंगबंधु। बंगबंधु के नाम से जाना गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। शेख मुजीबुर रहमान को किस नाम से जाना गया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, शेख मुजीबुर रहमान को किस नाम से जाना गया? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों बंगबंधु के नाम से जाना गया। और भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 6वां संविधान संशोधन दोस्तों इससे संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 6वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से देखेंगे फटाफट से। दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1902 में। तो 1902 में दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे भारत में प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक कौन थी। एक बार सभी दोस्त जितने सारे आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक कौन थी? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दमयंती बेसरा, अवनी चतुर्वेदी, डॉक्टर सीमा राव, रानी रामपाल। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है डॉक्टर सीमा राव दोस्तों प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक थी। चलिए दोस्तों प्रथम महिलाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों पिछले गत वर्षों में एसएससी के द्वारा पूछे गए तो उनको दोस्तों एक बार एक दृष्टि में देखने का प्रयास करते हैं। पहली महिला राज्यपाल कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है पहली महिला राज्यपाल कौन है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सरोजनी नायडू, जिन्हें दोस्तों भारत की कोकिला कहा गया है, सरोजनी नायडू। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पहली यंगेस्ट लेखिका कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहली यंगेस्ट लेखिका, पहली यंगेस्ट लेखिका कौन है? सभी दोस्त बताएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है पहली यंगेस्ट लेखिका कौन है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अभिजीता गुप्ता, अभिजीता गुप्ता। तो ये सभी दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी दोस्त आज के सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुचेता कृपलानी। कौन बनी है? सुचेता कृपलानी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पहली मिस वर्ल्ड और साथ ही साथ में पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी है तो पहली मिस वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाता है तो पहली मिस वर्ल्ड दोस्तों रीता फारिया। कौन बनी है? रीता फारिया। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है रीता फारिया दोस्तों 1966 में पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। अगला पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी है? सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पहली मिस यूनिवर्स भारतीय कौन बनी है महिला? सुष्मिता सेन। अगला दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण महिलाओं से संबंधित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पहली पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहली पुलिस महानिदेशक कौन महिला बनी है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। पहली पुलिस महानिदेशक महिला कौन बनी है? तो पहली पुलिस महानिदेशक महिला बनी है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कंचन चौधरी भट्टाचार्य।
कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में पहली आईपीएस महिला कौन बनी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहली आईपीएस। तो पहली आईपीएस महिला बनी है दोस्तों किरण बेदी। कौन बनी है, किरण बेदी दोस्तों बनी है। और किरण बेदी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। किरण बेदी दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली भी दोस्तों पहली महिला कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रेमन मैग्सेस पाने वाली पहली महिला कौन है, किरण बेदी। और पहली भारतीय महिला आईपीएस कौन बनी है, किरण बेदी। अगर दोस्तों किरण बेदी की बात की जाएगी तो इनकी एक पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जिसका नाम है दोस्तों फेयरलेस गवर्नेंस। क्या नाम है, फेयरलेस गवर्नेंस। दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये दोस्तों किरण बेदी की पुस्तक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और अपने कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, सभी दोस्त बताएंगे। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन बना है, गुजरात। गुजरात दोस्तों बना है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गुजरात। दोस्तों गुजरात में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, कौन से पर्व मनाए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों गुजरात में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं बताएंगे। तो गुजरात में दोस्तों कौन कौन से पर्व होते हैं, एक दोस्तों होता है माधवपुर मेला। तो माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित किया गया, माधवपुर मेला गुजरात में आयोजित किया गया। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रण उत्सव दोस्तों गुजरात में मनाया जाता है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है उगादी महोत्सव, तो उगादी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उगादी महोत्सव भी दोस्तों गुजरात में मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उगादी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उगादी महोत्सव भी दोस्तों गुजरात में मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गुजरात में मनाया जाता है उगादी। तो माधवपुर मेला, रण उत्सव और दोस्तों उगादी महोत्सव ये कहाँ पे मनाए जाते हैं, गुजरात में मनाए जाते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आप सभी दोस्त आज के सेशन से में लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों पीवी सिंधु और किसे राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का ध्वजवाहक नॉमिनेट किया गया है था, बताएंगे। भारत का ध्वजवाहक राष्ट्रमंडल खेलों में किसे नॉमिनेट किया गया था, पीवी सिंधु के साथ में दोस्तों कौन था, नीरज चोपड़ा, मणिप्रीत सिंह, या फिर दोस्तों मीराबाई चानू, या फिर लवलीना बोरगोहन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पीवी सिंधु और दोस्तों मनप्रीत सिंह, दोस्तों ध्यान रखेंगे, मनप्रीत सिंह को दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का ध्वजवाहक नॉमिनेट किया गया था। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हाल ही में दोस्तों ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, उत्तराखंड का, या फिर दोस्तों राजस्थान का। सही आंसर क्या होगा, एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ऋषभ पंत को। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, देहरादून। क्या है राजधानी, देहरादून। और अगर पूछा जाए इसकी दोस्तों शीतकालीन राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। शीतकालीन राजधानी उत्तराखंड की क्या है, तो शीतकालीन राजधानी दोस्तों है गैरसैंण। गैरसैंण दोस्तों इसकी शीतकालीन राजधानी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों उत्तराखंड की अगर बात की जाएगी तो उत्तराखंड में वर्तमान समय सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान समय में कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो दोस्तों पुष्कर सिंह धामी वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कहाँ के हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है अगर पता है तो आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है गेम्स 24/7, गेम्स 24/7 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे गेम्स 24/7। तो दोस्तों गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋतिक रोशन। कौन है, ऋतिक रोशन है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सभी दोस्त बताएंगे। तो राष्ट्रमंडल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सैम कर। कौन है, सैम कर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त बताएंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग बताएंगे GUVI का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सभी दोस्त बताएंगे GUVI का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो GUVI के ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मंधाना। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्मृति मंधाना। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सभी दोस्त बताएंगे अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, संजय दत्त। दोस्तों अभिनेता संजय दत्त दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सभी दोस्त बताएंगे बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है दिशा पाटनी। दोस्तों कौन है, दिशा पाटनी। दोस्तों बाटा इंडिया की क्या है, बाटा इंडिया की दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है। तो गेम्स 24/7 ऋतिक रोशन, राष्ट्रमंडल बैंक सैम कर, GUVI की स्मृति मंधाना, अरुणाचल प्रदेश की संजय दत्त और दोस्तों बाटा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दिशा पाटनी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है पूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो पूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जॉर्ज रसेल। कौन है, जॉर्ज रसेल है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फार्म इजी कंपनी के आमिर खान है और दोस्तों मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है गुड डॉट, तो दोस्तों गुड डॉट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा दोस्तों गुड डॉट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सही आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में उदरा शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन हो रहा है, सभी दोस्त बताएंगे। तो भारत और मलेशिया के बीच में, दोस्तों किसके बीच में हो रहा है, भारत और मलेशिया के बीच में दोस्तों उदरा शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत और किसके बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में उदरा शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ है, मलेशिया में ही दोस्तों इसका आयोजन हुआ है, इसे भी आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं, सभी दोस्त बताएंगे। तो भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों सिलीनेक्स, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सिलीनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो सिलीनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुई है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, तो सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, तो भारत इंडो कॉर्पेट, कौन सा हुआ है, इंडो कॉर्पेट। तो दोस्तों इंडो कॉर्पेट एक्सरसाइज और साथ ही साथ में दोस्तों भारत और इंडिया के साथ में इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति थर्ड एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों इसका आयोजन किसके साथ में हुआ, समुद्र शक्ति थर्ड का आयोजन दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के मध्य में हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कौन कौन से, इसके एक बार रिपीट करेंगे दोस्तों। भारत और उदरा शक्ति की बात की जाएगी भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंडो कॉर्पेट और साथ ही साथ में समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। दोस्तों अगर आपको जो
युद्ध अभ्यास है, इनसे रिलेटेड दोस्तों एकदम शानदार वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों 2022 में होने वाले सभी महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में दिया गया है। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं युद्ध अभ्यास। तो सभी दोस्त उस सेशन को जरूर देखेंगे इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी दोस्तों 2022 में होने वाले युद्धाभ्यास जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, तो उन सभी का दोस्तों संपूर्ण दोस्तों अध्ययन आपको उसी में करने को मिल जाएगा। कम समय की वीडियो है, आसानी से आप बहुत ही जल्दी में सीख सकते हैं उसके माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, सभी दोस्त बताएंगे। हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है, गोवा। गोवा बन गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गोवा की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बना है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहला अल्कोहल म्यूजियम, पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बना है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में बना है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों हरियाणा की बात की जाएगी तो हरियाणा में दोस्तों भारत का पहला हेली हब कहाँ बना है, पहला हेली हब। अगर आपसे पूछा जाता है पहला हेली हब कहाँ बना है दोस्तों, तो पहला हेली हब दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में बना है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड पीस ऑफ सेंटर, यहाँ पर दोस्तों इसको समझने का प्रयास करेंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। तो अगर आपसे पूछा जाता है गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों, गुरुग्राम में दोस्तों कौन कौन से दोस्तों किसका निर्माण हुआ है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वर्ल्ड पीस ऑफ सेंटर। वर्ल्ड पीस ऑफ सेंटर दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ पीस ऑफ सेंटर का स्थापना कहाँ पर हुई है, तो दोस्तों ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। साथ ही साथ में दोस्तों भारत का पहला हेली हब, भारत का पहला हेली हब दोस्तों इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत का पहला हेली हब दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा भारत का पहला हेली हब। वर्ल्ड पीस ऑफ सेंटर दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन को आप सभी दोस्त लाइक और साथ ही साथ में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, गोवा बना है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हरियाणा की अगर बात की जाएगी तो हरियाणा में दोस्तों हमने आपको बताया था वर्ल्ड पीस ऑफ सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में। साथ ही साथ में दोस्तों भारत का पहला हेली हब कहाँ बना है, गुरुग्राम हरियाणा में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश, तो सभी दोस्त बताएंगे हिमाचल प्रदेश। तो ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, अरुणाचल प्रदेश बना, हिमाचल प्रदेश बना है। कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों आज का सेशन हमारा बस यही तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरीके से एकदम शानदार तरीके से हर एक प्रैक्टिस सेट को हम सीखने वाले हैं। प्रतिदिन 9 बजे जुड़कर हमारे साथ में जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है आप इसमें जुड़ सकते हैं। और प्रतिदिन दोस्तों सुबह 9 बजे आप लोग हमारे साथ में लाइव जुड़ सकते हैं। 9 बजे के करीब में दोस्तों लाइव होगी आपकी हिंदी की क्लास, तो उससे भी आप सभी दोस्त जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद।